नमस्कार दोस्तों। एम के एडुटेक चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम 2 जून 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को विस्तार से समझेंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत की जेलों में बढ़ती हुई भीड़, एआई और रोजगार का जो भविष्य है वो, साथ में भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा सहयोग, भारत का जो क्वालिटी इकोसिस्टम है सिंथेटिक बायोलॉजी के ऊपर, और अंत में कुछ जो महत्वपूर्ण न्यूज़ इन शॉर्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हम भारत में जो जेलों में अंडर ट्रायल कैदियों की जो बढ़ती संख्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की जो नवीनतम रिपोर्ट है उसके अनुसार भारत की जेलों में भीड़ भाड़ अभी भी एक बहुत ज्यादा गंभीर समस्या बनी हुई है। इसमें देश में लगभग 1333 जेलें हैं जिनकी क्षमता लगभग 4.53 लाख कैदियों की है। जबकि कैदियों की जो संख्या है वो 5,11,000 से अधिक हो चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि जेलों की क्षमता से कहीं अधिक कैदी रह रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि लगभग 73% कैदी जो है इसमें अंडर ट्रायल है, और अंडर ट्रायल जो वो लोग होते हैं जिनका जो मुकदमा है अभी पूरा नहीं हुआ होता है और उनकी सजा तय नहीं हुई है। जिसमें सबसे ज्यादा दिल्ली और बिहार में 87% से अधिक जो कैदी है वो अंडर ट्रायल है। तो अंडर ट्रायल रहने का कारण भी यही है कि न्यायालयों में मामलों का जो लंबे समय तक ये लंबित रहते हैं और जो छोटे छोटे अपराधों में भी इनको जेल भेज दिया जाता है। गरीब लोगों को जमानत नहीं मिल पाती, और साथ में जेलों का जो है ढांचा भी हमारे पास अपर्याप्त है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक दृष्टिकोण था। हुसनैरा खातून केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जी त्वरित सुनवाई जो है अनुच्छेद अनुच्छेद जो है 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। जबकि बलचंद केस में कोर्ट ने कहा है कि वेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन। तो परीक्षा हेतु जो महत्वपूर्ण इसमें पॉइंट्स हैं उसमें है कि मॉडल प्रिजन एंड करेक्शनल सर्विसेज एक्ट 2023, ई प्रिजन प्रोजेक्ट और अंडर ट्रायल रिव्यू कमिटीज, इसके बारे में आपसे चर्चा की जा सकती है। मॉडल प्रिजन एक्ट 2023 में जेल सुधार के लिए आधुनिक कानूनी ढांचा तैयार करने की बात की गई है। ई प्रिजन्स प्रोजेक्ट है, इसमें जेल प्रबंधन का डिजिटलीकरण करने की बात की गई है, और अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी जो है उसमें विचाराधीन कैदियों की समीक्षा करने के लिए ये कमेटी बनाई गई है। इसके अलावा जो ओपन प्रिजन्स है, पुनर्वास के लिए खुली जेल व्यवस्था होना काफी जरूरी है। साथ साथ में मुख्य कानूनी सहायता, जिसमें गरीब कैदियों को जो है निःशुल्क कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। अगला हम टॉपिक इसमें देखेंगे एआई और रोजगार के बारे में बात करेंगे। पहले जो कार्य हम नए ग्रेजुएट्स करते थे अब एआई उन्हें आसानी से कर सकता है। जैसे कि डेटा प्रोसेसिंग की बात करें हम, बेसिक कोडिंग है, रिपोर्टिंग करना, मार्केट रिसर्च, प्रेजेंटेशन तैयार करना। तो रैंडस्टैंड डिजिटल की एक रिपोर्ट के अनुसार जो 30% से अधिक भारतीय कंपनियां हैं एआई के कारण ग्रेजुएट हायरिंग कम करने की योजना बना रही है। इससे किन नौकरियों के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा, जिसमें होगा सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हो गए, आपके कंसल्टेंट्स हैं, एनालिस्ट हैं, लॉयर्स हो गए, मैनेजर्स हो गए। इन पेशों में एआई का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। किन नौकरियों पर कम प्रभाव होगा, वो है कृषि के कार्य, निर्माण कार्य, केयर गिविंग, हॉस्पिटैलिटी सेवाएं, क्योंकि इनमें मानवीय सहभागिता और जो शारीरिक कार्य अधिक है। इसमें इसमें भारत सरकार की जो पहले हैं, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, और जो स्किल इंडिया मिशन है, जिसमें एआई के युग के लिए पाठ्यक्रम में भी बदलाव किए गए हैं, डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दिया गया है, और जो व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं को भविष्य में रोजगार तैयार करना है, ये रखा गया हुआ है। इसके अलावा युवा एआई पहल है और इंडिया एआई फ्यूचर स्किल्स कार्यक्रम है, जिसमें छात्रों को और जो पेशेवरों को एआई उपकरणों में प्रशिक्षित करना है, उसको उद्योग शिक्षा सहयोग को प्रोत्साहन देना है, और जो आजीवन सीखने की संस्कृति विकसित करनी है। तो इससे निष्कर्ष ये है कि एआई जो है रोजगार खत्म तो नहीं करेगा, बल्कि रोजगार की प्रकृति बदल देगा। जो लोग लगातार नई तकनीकें सीखेंगे वही भविष्य में इसमें सफल होंगे। हाँ,
तीसरा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा के बारे में। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई है, जिसमें कुछ मुख्य निर्णय लिए गए हैं, जिसमें दोनों देशों ने मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस बढ़ाने पर सहमति जताई है, साथ में अंडर सी डोमेन अवेयरनेस विकसित करने में और जॉइंट मैरीटाइम सिक्योरिटी रोड मैप तैयार करने में जो है वो सहमति जताई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। 2020 में दोनों देशों के संबंधों को कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा मिला है। इसमें महत्वपूर्ण मंच हैं, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में क्वाड है, 2+2 डायलॉग है, ऑजी इंडिया इंडेक्स एक्सरसाइज, मालाबार एक्सरसाइज हो गया। इसके साथ में व्यापार की अगर बात करें तो वर्ष 2025 में द्विपक्षीय जो व्यापार है 24.1 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। परीक्षा हेतु भारत ऑस्ट्रेलिया भारत को लिथियम है, कोबाल्ट है, रेयर अर्थ मिनरल जैसे महत्वपूर्ण खनिज उपलब्ध भी करवाता है। बात करेंगे हम भारत की जो क्वालिटी इकोसिस्टम को मजबूत बनाने की आवश्यकता है उसके बारे में। आज भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। अगर हम भारत की स्थिति की इसमें बात करें तो 22,300 से अधिक मानक हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, और साथ में 94% जो है अंतर्राष्ट्रीय मानकों में सामंजस्य है। इसके अलावा जो ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2025 में भारत का 11वां स्थान है। भारत में जो ये इसके जो प्रमुख संस्थाएं हैं, जिसमें BIS है, QCI है, NABL है, NABC भी है, EIC है। प्रमुख चुनौतियों की अगर इसमें से हम बात करें तो उसमें विभिन्न एजेंसियों के बीच में समन्वय की कमी है, साथ साथ में जो कमजोर मार्केट सर्विलेंस है और निर्यात गुणवत्ता संबंधी जो समस्याएं हैं, ये काफी जटिल समस्याएं हैं। सरकार की इसमें क्या पहल है? इसमें क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स हैं, जेडी स्कीम है, PLI स्कीम्स हैं, नेशनल क्वालिटी मिशन और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो भारत को केवल मानकों की संख्या ही नहीं बढ़ानी है, बल्कि जो वैश्विक स्तर पर है विश्वसनीय गुणवत्ता व्यवस्था विकसित करनी होगी। सिंथेटिक बायोलॉजी की हम बात करेंगे कि एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विज्ञान एवं तकनीक का विषय है। सिंथेटिक बायोलॉजी क्या है? ये एक इंजीनियरिंग और जीव विज्ञान का, इसको हम मिश्रण कहते हैं, जिसमें वैज्ञानिक जीवों को इस प्रकार डिजाइन करते हैं कि वे नए और विशेष कार्य कर सकें। इसका उपयोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में होता है, जैसे कि इंसुलिन का उत्पादन है, आपका मलेरिया की जो दवा है, उसके अलावा CAR-T थेरेपी की बात करें हम, कृषि क्षेत्र में भी इसका उपयोग होगा, नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स का निर्माण करना। इसके अलावा पर्यावरण के क्षेत्र में ग्रीन हाउस गैसों की जो उपयोगी पदार्थों में बदलता है, वो ग्रीन हाउस गैसों को। इसमें चुनौतियां भी हैं कुछ, जिसमें बायो सेफ्टी है, बायो सिक्योरिटी है, और एथिकल इश्यूज हैं काफ़ी, और रेगुलेटरी गैप्स भी इसमें काफ़ी हैं। भारत की तरफ से बायो E3 पॉलिसी 2024, भारत की जो बायो इकोनॉमी है 2014 में 10 बिलियन डॉलर की होगी थी, जबकि 2024 में 165 बिलियन डॉलर की होगी, और 2030 तक इसका लक्ष्य 300 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का है। कुछ न्यूज इन शॉर्ट्स हम पढ़ लेते हैं। मजूली आइलैंड्स की बात करेंगे, आसाम के अंदर ये है। विश्व का ये सबसे बड़ा आबाद नदी द्वीप है और ब्रह्मपुत्र नदी में ये स्थित है। नव वैष्णव संस्कृति का ये एक प्रमुख केंद्र है। ऑकस अलायंस की अगर बात करेंगे हम, ऑकस का फुल फॉर्म है ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। 2021 में ये शुरू हुआ था, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि परमाणु ऊर्जा चालित जो पनडुब्बियां हैं उनका निर्माण करना, AI की तकनीक क्षेत्र में सहयोग, क्वांटम कंप्यूटिंग और साइबर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग करना। इसके अलावा ECLGS 5.0 MSMEs और जो एविएशन सेक्टर है, इनको ये सहायता दी गई है। कुल क्रेडिट इसमें समर्थन है 2.55 लाख करोड़ का जो क्रेडिट है, इसको समर्थन दिया गया है। इसके अलावा MSMEs को इसमें 100% सरकारी गारंटी प्रोवाइड की गई है। ECLGS की फुल फॉर्म है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। इसके अलावा हम बात करेंगे समुद्री खाद्य निर्यात की, सी फूड एक्सपोर्ट। भारत के जो समुद्री खाद्य निर्यात में फाइनेंशियल ईयर जो 25-26 में रिकॉर्ड बनाया है, इसमें 19.72 लाख मीट्रिक टन जो है भारत ने निर्यात किया है।
और जिसका मूल्य 8.46 बिलियन डॉलर है। सबसे बड़ा खरीदार इसमें अमेरिका है, चीन है, उसके बाद यूरोपियन यूनियन है। तो दोस्तों ये थे 2 जून 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले डेली करंट अफेयर्स वीडियो में। धन्यवाद।